गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज से हम अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। व्याकरण में मैं ले रहा हूं यहाँ समास। समास सम, उपसर्ग और अस धातु और घय प्रत्यय के योग से बनता है समास। कहें कि सम, उपसर्ग, अस धातु, घय प्रत्यय के योग से समास बनता है। व्याकरण शास्त्र के रचयिता महर्षि पाणिनि ने समास की परिभाषा देते हुए लिखा है सम सनम समासः। सम सनम समासः अर्थात दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण। ठीक है बेटा, ध्यान दें, राम लक्ष्मण दो पद हैं। अब इनका विग्रह करें अपन तो अलग अलग क्या होगा? राम और लक्ष्मण। तो संस्कृत में और के लिए च का प्रयोग होता है या च का प्रयोग होता है। राम च लक्ष्मण च। ठीक है बेटा, तो ये जब आपके समास पूर्ण तरीके से पढ़ाए जाएंगे तो एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा सम प्लस अस और घय प्रत्यय के योग से समास बनता है। महर्षि व्याकरण के रचयिता महर्षि पाणिनि ने सम सनम समास कहा है, यानी दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मणो रामः च लक्ष्मणः च। ठीक है बेटा, अब बारी आती है हमारे कि समास के भेद संस्कृत में कितने होते हैं। वैसे तो हिंदी में 6 होते हैं, पर यहाँ समास जो है संस्कृत में 4 बताए हैं आपके। कौन कौन से हैं ध्यान दें आप। फर्स्ट भेद, फर्स्ट नंबर पे अव्ययी भाव समास। सेकंड नंबर पे तत्पुरुष समास। तीन नंबर पे द्वंद्व समास। और लास्ट में है बहुब्रीहि समास। ठीक है बेटा, अब आप कहेंगे सर हमने तो 2 नाम और पढ़े छोटी कक्षाओं में। कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु समास पढ़े थे। बेशक इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो ध्यान दें आप, तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए गए हैं यहाँ। फर्स्ट कर्मधारय और सेकंड नंबर पे द्विगु समास। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से समास के भेद आपके सामने निकल के आते हैं। संस्कृत में कितने? 4। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, जिसमें तत्पुरुष के 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। अब आपके बारी आती है फर्स्ट नंबर के समास की, अव्ययभाव समास। ठीक है बेटा, तो इसका प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपके ये सारी की सारी चीजें जो है 10वीं में भी काम आएंगी। अव्ययी भाव समास। अव्यय नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर पहला पद या पहला पद अव्यय या फिर उपसर्ग भी बोलते हैं,
हो। ठीक है, क्या कहा, जहां पर पहला पद अव्यय या फिर उपसर्ग। सेकंड नंबर पर दूसरा पद संज्ञा। तीसरा पहले पद की प्रधानता हो, ऐसा समास अव्ययीभाव समास कहलाता है। क्या कहा मैंने, पहला पद अव्यय या फिर उपसर्गवाची हो, सेकंड पद संज्ञावाची हो, पहला पद पहले पद की प्रधानता हो, यानी पहला पद ही प्रधान होगा, वो समास कौन सा होगा, आपके अव्ययीभाव समास। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां देखो दिया हुआ है आपके उप कृष्णम, ध्यान देना बेटा। अब आगे आगे क्या आता है, उपसर्ग या अव्यय बोलते हैं इसे। ठीक है, इसी तरीके से आपके मिलेंगे पद, तो इसका विग्रह हम करें। उप जो है इसका समास विग्रह आपके कृष्ण से समीपे, ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप अन्य उदाहरण देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं अब हम करेंगे। तो ये तो आपके उदाहरण, छोटा सा उदाहरण बताएगा। अब आगे देखें आप इसमें कौन कौन से अवयव हैं जिनके पद आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनका समास विग्रह करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान दें आप। फर्स्ट नंबर पे बारी आती है आपके उप। कौन सा अव्यय है, आपके उप अव्यय, इसके पद आपके दिए जाएंगे। तो इसका जब हम समास विग्रह करें, हमसे पूछा जाए, तो हमें ये सूत्र ध्यान में रख करके इसका विग्रह करना है। एक तो आएगी इसमें षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति प्लस पीछे समीप। षष्ठी विभक्ति जो पद दिया हुआ है, मेन पद दिया हुआ है, उसकी षष्ठी विभक्ति यानी संज्ञा की षष्ठी विभक्ति होती है। और आगे उप आएगा तो उस उप का अर्थ है यहाँ समीप। तो ध्यान दें, उदाहरण उप कृष्णम लिखा था मैंने अभी, तो इसका ये बन जाएगा मेन जो है संज्ञा, इसकी षष्ठी विभक्ति कृष्णस्य, और उप का अर्थ है यहाँ समीप। ठीक है बेटा, तो ये विग्रह हो गया इसका। इसी तरीके से उप सीता। अब सीता, सीता की षष्ठी विभक्ति सीतया, सीताया, अब समीप। इसी तरीके से उप राजम, तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगी राज्य समीप। उप ग्रामम, तो ग्रामस समीप। ठीक है बेटा, तो ये आपके उदाहरण है इसके, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दें आप, निरुपसर्ग या अव्यय से संबंधित पद्यों का किस तरीके से आप विग्रह करेंगे। निर, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है इसमें भी, और निर आएगा आगे तो उसका अर्थ है यहाँ अभाव। तो आप लोग समझे, निर अव्यय से निर्मित यदि पद आपके आता है तो उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संज्ञा में होगा, और निर हट करके उसका अर्थ अभाव के योग में लगेगा। उदाहरण दिया हुआ है निर्धन। अब
निर आ रहा है और धन है, तो धन की षष्ठी विभक्ति धनस्य, और निर का अर्थ है अभाव। इसी तरीके से निर्जन, अब जन है, इसकी षष्ठी विभक्ति होगी बहुवचन, है ना, जनना, जन नाम अभाव, क्योंकि अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसलिए जना नाम बहुत सारे लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, बहुवचन। अब निर, मक्षिकम, अब बेटा मक्खी एक तो होती नहीं है, बहुत सारी मक्खियों के लिए तो बहुवचन शब्द आएगा मक्षी का नाम अभाव। ठीक है बेटा, तो ये आपके उप और निर उपसर्ग दो अव्यय पदों का विग्रह करना मैंने आपको सिखाया, इन्हें आप अच्छे से और देखें। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट अव्यय पद से विग्रह कैसे किया जाता है ये आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है बेटा, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी आपके परिवार पर असीम अनुकंपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।